नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका एचएसएससी एग्जाम क्रैकर पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे, अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आपका परिवार सब कुशल मंगल रहे, खुशहाल रहे। और आज के सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हरियाणा सीईटी मेंस के लिए ग्रुप नंबर 56 और 57 में रूरल मार्केटिंग की क्लास नंबर 9, रूरल मार्केटिंग यानी ग्रामीण विपणन की क्लास नंबर 9 आपके लिए लेके आए हैं। 9वीं क्लास ही आज की रहने वाली है। ठीक है। इससे पहले आगे बढ़े, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो 8th क्लास थी वो दो पार्ट्स में बन गई थी, दो अलग अलग हिस्सों में बट गई थी, जिसकी वजह से मैंने दोनों ही पार्ट्स इंक्लूड किए हुए हैं, एक क्लास 8 के नाम से और दूसरा क्लास 8 पार्ट 2 के नाम से। ठीक है, क्लास 8 पार्ट 2 के नाम से। तो ये दोनों ही वीडियोस अगर आप कंप्लीट देखते हो, तब आप ये मान के चलो क्लास 8 और क्लास 8 पार्ट 2 दोनों वीडियोस अगर आप देखते हो तो 8वीं क्लास आपकी तब पूरी होती है। ठीक है। मैंने देखा है कि ज्यादातर जो बच्चे हैं क्लास 8 के नाम से सेकंड पार्ट को देख रहे हैं, लेकिन उससे कुछ 5 मिनट पहले ही एक और पार्ट अपलोड हुआ था। वो पार्ट भी आपको देखना जरूरी है, नहीं तो आपका जो ज्ञान है वो आधा अधूरा रह जाएगा उस क्लास से रिलेटेड। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले एक और आपके लिए इंफॉर्मेशन, एचएसएससी एग्जाम क्रैकर .com के नाम से हमारा जो टेस्ट पोर्टल है वो चालू है। बहुत सारे लगभग 1482 गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपको हर प्रकार के टेस्ट, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स निकलते हैं, आप हर किसी के एग्जाम के टेस्ट की वहां तैयारी कर सकते हैं। एचएसएससी ग्रुप सी, ग्रुप डी, दोनों की आप तैयारी कर सकते हैं। चाहे तो आप यूपीएससी लेवल तक के पेपर के किसी पेपर की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप इस टेस्ट पोर्टल से कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाइए, अपने आप को साइन अप कीजिए, फ्री टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और अगर टेस्ट अच्छे लगते हैं तो आप परचेज कर लीजिए। ठीक है। चलिए, इसके अलावा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ रूरल कंज्यूमर बिहेवियर। ऐसा एक टॉपिक हमने पहले भी किया था, लेकिन वो जो टॉपिक था कंज्यूमर बिहेवियर के डिटर्मिनेंट से अलग था। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आपको काफी मिलते जुलते शब्द सुनने को मिलेंगे। इसीलिए आज ये थोड़ी क्लास भी बहुत फास्ट स्पीड में चलने वाली है, क्योंकि आप बहुत ऑलरेडी काफी फैमिलियर हो चुके हो रूरल मार्केटिंग से। और रूरल मार्केटिंग से फैमिलियर होने की वजह से आपको जो शब्द हैं वो काफी जाने पहचाने से लगेंगे। इसीलिए मैं फटाफट फटाफट उन चीजों को बताता चलूंगा। ठीक है। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। और इंट्रोडक्शन के अलावा मैं बता दूं, hscexamcracker.com पोर्टल के अलावा जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। आप सबको बधाई हो, आप सभी हमारे परिवार का एक हिस्सा हैं। इसके अलावा रीजनिंग की क्लासेस आपकी अभी चल रही हैं। रीजनिंग का कैलेंडर का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक भी आपके लिए अभी जल्दी ले आएंगे। और भाई, जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जितना हो सके शेयर कीजिए इस चैनल को। अपने परिवार को बड़े से बड़ा बनाना है। चलिए, रूरल कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो एक तरह का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक और शारीरिक व्यवहार है। जो रूरल कंज्यूमर बिहेवियर की हम अगर बात करें ना, जो रूरल कंज्यूमर का ग्रामीण उपभोक्ता है उसका जो व्यवहार है वो साइकोलॉजिकल भी होता है, सोशल भी होता है और फिजिकल भी होता है। तीन तरीके से। कैसे? साइकोलॉजिकल का मतलब होता है वो जो जो व्यक्ति है वो ज्यादा दिमाग से भी सोच सकता है। ठीक है। और सामाजिक है, सोशल है, आसपास के लोगों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लोगों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो सामाजिक भी कहलाएगा। और फिजिकली वो ज्यादा खुद की एक्टिविटीज खुद परफॉर्म करना पसंद करता है, इसीलिए वो शारीरिक व्यवहार को भी कैलकुलेट इसमें किया जाता है रूरल कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर। अगर अब जो आज का जो उपभोक्ता है वो जितनी भी उत्पाद हैं, सेवाएं हैं, जो कह लो कि प्रोडक्ट्स हैं या फिर सर्विसेज हैं, उन सब के बारे में काफी जागरूक है, अवेयर है। उनके प्राइसेस के बारे में अच्छा खासा जानता है, क्या क्या मूल्यांकन होना चाहिए, खरीदना क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है।
और क्या खरीद के यूज करके दूसरों को सजेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है, जो ग्रामीण उपभोक्ता है वो खुद तो सामान खरीदता ही है, ठीक है, खरीदता ही है, लेकिन वो दूसरों को सजेस्ट भी करता है, बताता भी है कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप ये खरीद लो। ठीक है, तो जो ह्यूमन बिहेवियर है, उपभोक्ता एक इंसान है, ठीक है, हमेशा सेम बिहेवियर रखना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन कंज्यूमर का बिहेवियर है इज नेवर स्टैटिक, कभी स्थिर नहीं हो सकता। ठीक है, कभी वो स्थिर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ह्यूमन बीइंग भी एक इंसान है। इंसान की इच्छाएं बढ़ती भी हैं, घटती भी हैं, समय के साथ इच्छाएं बढ़ती भी हैं और घटती भी हैं। ठीक है, तो इसीलिए कभी हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो कभी स्टेबल नहीं हो सकता या स्थिर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, जो इम्पोर्टेंट बिहेवियर है, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो ग्रामीण उपभोक्ता है उसका व्यवहार हमेशा बदलता रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, और जो कंज्यूमर का बिहेवियर है, उपभोक्ता का जो व्यवहार है, विशेष रूप से जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण भारत में जो लोग हैं, उनका काफी अलग होता है। ठीक है, उनके जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होते हैं ना, जो कारक उन पे प्रभाव डालते हैं, वो भी किसी हिसाब में अलग होते हैं, और उन कारकों को निर्धारक कहा जाता है, डिटर्मिनेंट्स कहा जाता है, जो आज का हमारा टॉपिक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इन कारकों को समझते समय हमें इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और साइकोलॉजिकल, पर्सनल, इन सभी फैक्टर्स के बारे में सोचना पड़ेगा, जो कि इस इमेज में है। देखिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ रूरल कंज्यूमर बिहेवियर की अगर हम बात करते हैं, तो रूरल कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, वो पहला बिहेवियर तो कहलाता है इकोनॉमिक, जो आर्थिक कारक कहलाएगा या आर्थिक निर्धारक कहलाएगा। दूसरा है सोशो कल्चरल डिटर्मिनेंट, ये सेकंड फैक्टर है, ये फर्स्ट फैक्टर है। सेकंड में सोशो कल्चरल यानी वो सामाजिक तौर पे आ जाता है। ठीक है, सामाजिक तौर पे उसके जो डिसीजंस हैं कैसे प्रभाव उस पे डालते हैं, क्या निर्धारक फैक्टर्स हैं सोशो कल्चरल में। तीसरा आ जाता है हमारा साइकोलॉजिकल, उसके मनोवैज्ञानिक सोच के अनुसार। और चौथा आ जाता है पर्सनल, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पर्सनल में। ठीक है, ये चारों ही वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पर्सनल पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इसीलिए आज हम पहला इकोनॉमिक फैक्टर और चौथा पर्सनल डिटर्मिनेंट यानी पर्सनल जो फैक्टर है, ये दो आज की क्लास में कवर करने वाले हैं, इकोनॉमिक और पर्सनल। सोशो कल्चरल और साइकोलॉजिकल हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इकोनॉमिक फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स की अगर बात करते हैं, तो इकोनॉमिक जो डिटर्मिनेंट्स है उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपकी पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम जो आपकी व्यक्तिगत आय है, फैमिली इनकम जो आपकी पारिवारिक आय है, कंज्यूमर एसेट, आपके पास कितनी संपत्ति है। ठीक है, आपके पास कितनी संपत्ति है, ये संपत्ति कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है प्रॉपर्टी कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वैल्यू फॉर मनी, क्या जो सामान जो कंज्यूमर खरीद रहा है, क्या वो मूल्यवान है, या जितने जितना कीमत वो चुका रहा है उसके लिए क्या उतनी कीमत की वो चीज है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंज्यूमर क्रेडिट, क्या कंज्यूमर को जो ऋण के ऊपर उधार में वस्तुएं मिल जाती हैं या नहीं मिलती हैं, ये भी एक फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, गवर्नमेंट उनको जो ग्रामीण लोग हैं उनके कंज्यूमर के बिहेवियर्स को बढ़ाने के लिए या ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदारी करें, इसके लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस यानी आर्थिक हालत कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है जो उपभोक्ता है उसकी। और उसके अलावा डिस्क्रिशनरी इनकम, ऐसी इनकम उसके पास कितनी बचती है। डिस्क्रिशनरी इनकम को एक और कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम, ये वो इनकम होती है जो कहते हैं कि व्यक्ति अपने सारे खर्चे वगैरह निपटा लिए, उसके बाद कुछ पैसा बच गया, अगर उसको बैंक में डाल दिया तो वो सेविंग है, नहीं तो वो जैसा मर्जी चाहे उस पैसे को खर्च कर सकता है। ऐसा पैसा क्या कहलाता है, डिस्क्रिशनरी इनकम या फिर डिस्पोजेबल इनकम। एक एक करके इन सबको डिटेल में समझते हैं। पहला है पर्सनल इनकम यानी व्यक्तिगत आय, कैसे ये प्रभाव डालेगा वो समझेंगे। ठीक है, पर्सनल इनकम देखो डायरेक्ट इंपैक्ट करता है बाइंग के बिहेवियर पे। ये जिसका जो प्रभाव है, इसका जो प्रभाव है वो क्या है, बिल्कुल सीधे रूप से पड़ता है, सीधे रूप से। ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्टली पड़ता है, सीधा। अगर आपकी इनकम है तो आप अच्छी खासी परचेजिंग करते हैं, और इनकम नहीं है तो परचेजिंग नहीं करते हैं।
ठीक है? ये क्योंकि ये जो सीधा-सीधा डिपेंड करता है क्रय शक्ति यानी परचेज़िंग पावर के ऊपर। आपकी पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय सीधी-सीधी परचेज़िंग पावर क्रय शक्ति से जुड़ी होती है। जैसे ही आपकी क्रय शक्ति ज़्यादा होती है, आप ज़्यादा सामान खरीदते हैं। क्रय शक्ति कम होती है, आप कम सामान खरीदते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है? उत्पादों के चयन में। अब कैसे उत्पादों के चयन में अगर मान लो मुझे आईफ़ोन चाहिए, ठीक है? मुझे आईफ़ोन खरीदना है और मैं नॉर्मल अभी सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ और मुझे आईफ़ोन खरीदना है। तो अगर मेरे पास पैसा है, मेरी इनकम है, तो मैं उत्पाद का चयन करूँगा कि भई मुझे आईफ़ोन 14 चाहिए, आईफ़ोन 13 चाहिए, आईफ़ोन 12 चाहिए, आईफ़ोन 11 चाहिए, कौन-सा चाहिए? और इनकम अगर नहीं है, तो मैं सैमसंग में भी सैटिस्फ़ाई रहूँ, ठीक है? वैसे ही जो ग्रामीण लोग होते हैं, अधिकांश लोग ज़्यादातर कृषि पर निर्भर करते हैं। उनकी जो परचेज़िंग इन पावर है, क्रय शक्ति है, वो अनप्रेडिक्टेबल होती है, अप्रत्याशित होती है क्योंकि देखो जो व्यक्ति कृषि पे निर्धारित करता है, उसके पास इनकम कैसे आएगी जब उसकी फसल बिकेगी, ठीक है? फसल को उगने के तक, काटने तक और मंडी में जाके बेचने तक, हर एक पॉइंट पे जो किसान होता है, वो कहीं न कहीं कर्ज़ा ही ले रहा होता है। ठीक है? कहीं न कहीं वो क्या ले रहा होता है, कर्ज़ा ले रहा होता है। उस कर्ज़े को चुकाना, अपने परिवार को चलाना और फिर नेक्स्ट फसल के लिए तैयारी करना, ये सब इस फसल की कीमत पे डिपेंड करता है। और जब इन सब फसलों की कीमत की बात आती है, तो ये सब अनप्रेडिक्टेबल होता है क्योंकि कई बार मान लो मौसम खराब हो गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो फसल खराब हो जाती है। कई बार फसल बहुत अच्छी हो जाती है। अगर फसल बहुत अच्छी हो जाती है तो उसके पास कुछ सेविंग्स भी हो जाती हैं। अगर फसल खराब हो गई है तो बेचारा कर्जा भी नहीं चुका पाता है। तो ये दोनों ही स्थितियाँ हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो पर्सनल इनकम है, व्यक्तिगत आय है, वो अनप्रेडिक्टेबल होती है, अप्रत्याशित होती है और उत्पादों में माँग में बहुत भिन्नता लाते हैं इससे। ये नॉर्मल सी बात है कि अगर पैसा है, तो एक अच्छे सामान खरीदेगा, अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदेगा, लेकिन अगर पैसा नहीं है, तो वो नॉर्मल क्वालिटी का कम कम से कम में अपना काम चलाने की कोशिश करेगा। तो इस हिसाब से पर्सनल इनकम डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। तो उसके बाद आती है फैमिली इनकम, पारिवारिक आय। अब देखो फैमिली इनकम में और व्यक्तिगत आय में क्या होता है कि आप कमाते हो, मान लेते हैं कि आप कहीं जॉब लगे हुए हो और आप पैसा कमाते हो और आपके पापा भी कहीं जॉब लगे हैं, ठीक है? आपके पापा भी कहीं जॉब कर रहे हैं और दोनों कमाते हैं। तो अगर आपकी खुद की सैलरी देखोगे तो आप पर्सनल इनकम में काउंट करोगे। लेकिन पापा की, आपकी अगर फैमिली में कोई और सोर्स ऑफ अर्निंग है, किसी और तरीके से भी आप पैसा कमाते हो या किसी को मान लो पैसा ब्याज पे दे रखा है, वहाँ से भी आपको इंटरेस्ट के रूप में अगर पैसा मिल रहा है, तो ये सारा अगर सभी पैसे को जोड़ दें, तो वो कहलाता है फैमिली इनकम यानी पारिवारिक आय। पारिवारिक आय, ठीक है? अब पारिवारिक आय भारतीय संदर्भ में जो पारिवारिक आय है एक महत्वपूर्ण कारक है। ग्रामीण उपभोक्ता जो व्यवहार है इसका एक निर्धारक है, डिटर्मिनेंट है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो फैमिली इनकम है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसी फैमिली इनकम को करेक्टली जानने के लिए जो हरियाणा सरकार है उसने कौन-सी योजना चला रखी है? परिवार पहचान पत्र, ठीक है? परिवार पहचान पत्र, ये ट्रिपल पी परिवार पहचान पत्र जो पीपीआईडी ट्रिपल पी आईडी होती है, परिवार पहचान पत्र वो हरियाणा गवर्नमेंट ऐसी पहली सरकार है, कोई राज्य सरकार है जिसने परिवार पहचान पत्र नाम से कोई आईडी बनाई है और कहीं न कहीं ये पूरा पारिवारिक आय को जाँचने के लिए ही बनाई गई, ठीक है? जॉइंट फैमिली सिस्टम में देखो सदस्य जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है ना, उसके अंदर हो सकता है कि घर के चूल्हे अलग हो जाएँ, घर के चूल्हे अलग हो जाएँ, खाना अलग बनने लग जाए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट डिसीज़न्स होते हैं इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं, तो जो जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, उनमें आज भी एक साथ एक जगह बैठ के डिसीजंस लिए जाते हैं। किसी एक सदस्य की आय नहीं है तो महत्वपूर्ण है। यह मतलब इसके अंदर मायने रखती है कि ग्रामीण उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करती है ये। जॉइंट फैमिली जो इनकम होती है, इंडिविजुअल मेंबर की इनकम की बात नहीं कर रहे हैं। हम ग्रुप में इनकम की बात कर रहे हैं और ग्रुप में इनकम होने का मतलब है कि कहीं न कहीं जो ग्रामीण उपभोक्ता का जो व्यवहार है, उसके ऊपर जो फैमिली की इनकम प्रभाव डालेगी। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर एसेट, उपभोक्ता की संपत्ति।
अब देखो उपभोक्ता की संपत्ति की अगर हम बात करें, तो मान लो एक तो किसान की ही बात कर लेते हैं। एक किसान है जिसके 50 किल्ले हैं भाई, ठीक है? एक किसान है जिसके 50 किल्ले हैं और दूसरी तरफ एक किसान है जिसके 5 किल्ले हैं। तो अब आप खुद सोच के देखो कि एक 50 किल्ले वाला जो किसान है और 5 किल्ले वाला किसान है, इन दोनों में कितना फर्क होगा? इसकी संपत्ति, जो जिसके पास 50 किल्ले हैं, इसकी संपत्ति बहुत ज्यादा है, ठीक है? और दूसरी तरफ जो 5 किल्ले वाला है, उसकी संपत्ति कम है। तो कहीं ना कहीं हम ये भी होगा, कहीं ना कहीं फैक्टर ये भी होगा कि जो ये 5 किल्ले वाला जो व्यक्ति है ना, इसके ऊपर कर्जा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है? ये कर्जा होने के चांसेस इसके ऊपर काफी ज्यादा है। और इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो 5 किले वाला व्यक्ति है, उसकी जो परचेजिंग पावर कह लो, या लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है, या कह लो कि जो इनकम है, ये हर कंडीशन में कम मिलेगी। लेकिन जो 50 किले वाला व्यक्ति है, उसकी इनकम बहुत ज्यादा मिलेगी, चाहे वो सारे किले ठेके पे ही ना क्यों ना दे दे। ठेके पे समझते होगे, कॉन्ट्रैक्ट पे। तो कॉन्ट्रैक्ट पे ही अगर क्यों ना दे दे, तो भी इनकम उनकी ज्यादा होगी, ठीक है? इसी सोच के साथ इसको पढ़ते हैं। जो भूमि जोतने के लिए सोना, चांदी, आभूषण, नकदी, बैंक बैलेंस, ट्रैक्टर, नुलकंप, कृषि उपकरण, हर चीज का अगर किसी कोई स्वामित्व है, तो ये सारी चीजें ग्रामीण व्यवहार को प्रभावित करती हैं। किसी के घर में ज्वेलरी बहुत ज्यादा है, किसी के घर में नकदी बहुत ज्यादा है, किसी का बैंक बैलेंस का अच्छा खासा है, किसी के पास ट्रैक्टर है, खेत में ट्यूबवेल लगे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें, हर चीज डिपेंड करती है, रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को पे असर डालती है। इस तरह की जितनी भी परिसंपत्तियां होती हैं, सारे एफएमसीजी उत्पादों के साथ साथ जो टिकाऊ हैं, ड्यूरेबल्स हैं, उनके मौजूदा खर्चों को बढ़ाती है। अगर आपके पास संपत्ति ज्यादा है, तो मतलब आप ज्यादा समृद्ध हैं, ठीक है? आप ज्यादा समृद्ध हैं, और समृद्ध व्यक्ति ज्यादा खर्चा करता है। समृद्ध व्यक्ति क्या होता है, खर्चा क्या करता है, ज्यादा करता है, ठीक है? समृद्ध व्यक्ति खर्चा ज्यादा करेगा। और ग्रामीण इलाकों में जो अमीर और ट्रेंडी, जो अमीर लोग होते हैं ना, गांव के लोग, तो उनको ट्रेंडी उत्पाद, जो ट्रेंड में चल रहे होते हैं आजकल, नए नए जो प्रोडक्ट्स आए होते हैं, जो गांव के अमीर लोग हैं, रिच पीपल्स हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। और ये जो एफएमसीजी बार बार वर्ड पढ़ते हैं ना, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये फास्ट मूवेबल कंज्यूमर गुड्स है। यानी ऐसा सामान जो एक बार या कुछ टाइम के यूज के बाद समाप्त हो जाएगा, ठीक है? शॉर्ट टर्म यूज वाला। और जो लंबे समय वाला होता है, उसे टिकाऊ वस्तु या फिर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कहते हैं। ड्यूरेबल्स जो लंबे समय तक चीजें चलती हैं। नेक्स्ट आता है वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी के अंदर हम बात करते हैं, रूरल जो कंज्यूमर है, वैल्यू फॉर मनी के लिए काफी कॉन्शियस होता है, काफी ज्यादा सोचता है, समझता है उसको। वो कभी भी नहीं चाहता, जो कंज्यूमर है ना, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो कभी भी किसी वस्तु के एक्स्ट्रा पैसे पे करे, जितनी उसकी उपयोग से ज्यादा, मतलब जितने उसके लिए यूजफुल है। अगर उसको लगता है, जैसे मान लो एक सिंपल सा है कि एक दुकान में ना हम जूता खरीदने जाए, ठीक है? जूता वाला बोला ये जूता 1000 रुपए का है। अगर उपभोक्ता को लगेगा कि वो 1000 रुपए का जूता एक्चुअली में है, ठीक है, तो वो 1000 रुपए पे करेगा। खासकर ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यक्ति होगा, वो 1000 रुपए तभी पे करेगा जब उसको लगेगा कि हाँ, ये जूता 1000 रुपए का है। अदरवाइज वो उसके साथ बार्गेनिंग करने की कोशिश करेगा। अगर बार्गेनिंग सक्सेसफुल नहीं होती है, तो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को ही छोड़ देगा, खरीदेगा ही नहीं। जो दैनिक जीवन जिनका नियमित होता है ना, जिनका फिक्स रूटीन होता है, ठीक है, जिनकी लाइफस्टाइल फिक्स रूटीन होता है, उनको अर्जेंसी वाली कोई फीलिंग नहीं आती, कि उनको ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत जो कोई चीज है, बहुत उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है या अत्यावश्यकता है, ठीक है? अत्यावश्यकता है, ऐसा कोई फीलिंग उसके अंदर कभी नहीं आएगी। जो डेली रूटीन वाला व्यक्ति होता है, वो ये सोचता है कि यार इतना, जब मुझे ये पता है कि इसकी इतनी वैल्यू ही नहीं है, तो मैं क्यों दूं? ठीक है, सिंपल माइंड लॉजिक यही आता है दिमाग में। नेक्स्ट है, जो रूरल कंज्यूमर्स हैं, वो बहुत ही हैवी इन्वॉल्वमेंट होते हैं परचेज डिसीजन से। मतलब कोई महंगी चीज अगर खरीद रहे हैं,
महंगी चीज, कोई महंगी अगर वस्तु खरीद रहे हैं तो महंगी वस्तु खरीदते समय तो उनका माइंड ऑफ सेंस इतना ज्यादा होता है कि उनको अगर 1% भी ऐसा लगा कि ये चीज इनके काम नहीं आएगी या आने वाले साल 2 साल के बाद भी ये चीज कोई काम नहीं आएगी, तो भी वो उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदते। ठीक है। व्यक्ति जो ग्रामीण उपभोक्ता है, अगर उनको लगता है ना कि 1% भी ये वस्तु मेरे कोई काम नहीं आने वाली है, तो वो व्यक्ति उस चीज को खरीदेगा ही नहीं। इस केस में कहते हैं कि जितनी एड होती है, जो एड्स होती हैं या प्रदर्शन लगते हैं ग्रामीण इलाकों में, जो प्रचार होते हैं, प्रमोशंस होते हैं, वो सभी क्या चीजें हैं? डेमोस्ट्रेशंस, प्रमोशंस, एड मटेरियल, ये सब क्यों दिखाए जाते हैं? ताकि जो ग्रामीण उपभोक्ता है उसको लगे कि भाई ये सारी चीजें ना खरीदना बहुत अच्छी है। ठीक है। आपने अमिताभ बच्चन की, इमरान हाशमी की एक मूवी देखी हो, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन उस मूवी में क्या कहता है, जो इमरान हाशमी होता है एक एड डायरेक्टर होता है, एड डायरेक्टर होता है, और वो क्या करता है कि जो अमिताभ बच्चन वगैरह और उसके कुछ मित्रों के साथ वो एक जगह फंस जाता है, और वो बताता है कि भाई आपने काम कैसे करते हो। तो वो कहता है कि मैं 3 चीजें फॉलो करता हूँ कि भाई एक तो जो ग्रामीण उपभोक्ता है या फिर कोई भी उपभोक्ता, एक्स वाई जेड कंज्यूमर है, हम उसको ये एहसास दिलाते हैं ऐड के थ्रू कि ये चीज उनके लिए बहुत जरूरी है। इनके बिना, दूसरी चीज, उसके बिना उनका जीवन बेकार है। और तीसरी चीज कि अगर वो चीज उसने नहीं खरीदी तो लोग, जो आसपास के सोसाइटी में जो लोग होंगे, वो आपको हीन समझेंगे, आपको आपके बराबर में काबिल नहीं समझेंगे। ठीक है। तो ये 2-3 फैक्टर्स उन्होंने ऐसी इसी तरह के बताए थे, तो मेरे को वैल्यू फॉर मनी से वो चीज याद आ गई, तो मैंने बता दी। ठीक है। जस्ट फॉर फन, ऐसा एक मूवी में है। और वहीं पे यही बात आती है कि विज्ञापन सामग्री, प्रदर्शन, ग्रामीण, ये सारी चीजें बिल्कुल सेम वही चीजें फॉलो कर रही हैं, यही सेम चीजें ट्रेंड में आती है। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट को ना मैं थोड़ा सा अलग तरह से आपको समझाऊंगा। एक इसको ईएमआई से जोड़ लो। ठीक है। आप है ना एक बार में 1 लाख रुपए की कोई वस्तु नहीं खरीदते, लेकिन आपको अगर ये बोला जाए कि आप 5,000 रुपए हर महीना दे के 1.5 साल में या 1,10,000 पेमेंट करनी पड़े आपको। ठीक है। अगर, या मान लो 1 साल की जगह 2 साल लगा लेते हैं। ठीक है। 2 साल में आपको 5-5 हजार रुपए करके 1 लाख रुपए चुकता करना है, और 2 साल में देखोगे कि आप 1,20,000 देने पड़ेंगे, 1,20,000 देने पड़ेंगे। लेकिन ईएमआई सिस्टम में ये चीज सस्ती लगेगी, क्योंकि हर महीने 5-5 हजार ही तो जा रहे हैं। ठीक है। 1 लाख की वस्तु खरीद सकते हैं किसी भी समय ईएमआई सिस्टम से। क्यों? है वो क्या कोई लोन नहीं है? वो भी तो ईएमआई भी तो आपके लिए लोन ही होती है, ऋण ही तो है। ठीक है। तो उस प्रोस्पेक्ट से आप इसको समझने की कोशिश करना। जो कंज्यूमर क्रेडिट होता है, उपभोक्ता का ऋण, ग्रामीण उपभोक्ताओं की खरीद में काफी एक अन्य निर्धारक के तौर पे ये काम करता है। क्रेडिट पर जो वस्तुएं ग्रामीण उपभोक्ता खरीदना पसंद करते हैं वो ज्यादातर टिकाऊ होनी चाहिए। ठीक है। टिकाऊ उत्पादों की उपलब्धता ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए उन उत्पादों को खरीदना संभव बनाती है जो वो एक समय पे स्थगित कर देते हैं। ठीक है। एक समय पे वो पोस्टपोन कर देते हैं। मान लो अगर किसी एक नॉर्मल से किसान की बात कर देते हैं, किसान है, किसान के घर में उसकी बेटी की शादी है। ठीक है। उसकी बेटी की शादी है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा, शादी को बहुत नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। लेकिन कहीं से उसको पैसा मिल जाए, चाहे पैसा लोन से ही क्यों ना मिला हो, तो वो अपनी बेटी की शादी नॉर्मल से थोड़ा बढ़ा के कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेगा। ठीक है। ये ह्यूमन बिहेवियर है। जितने भी ऑटोमोबाइल डीलर्स होते हैं, निर्माता हैं, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बेचने वाले, आजकल सब के सब इन्हीं चीजों को फॉलो कर रहे हैं कि ऋण प्रणाली को अपना लो, ईएमआई प्रणाली को अपना लो। ठीक है। और आजकल तो एक नेक्स्ट एक्सटेंड लेवल पे आ रहा है। ये जो कोविड का टाइम आया था, कोरोना का टाइम आया था, कोविड का,
उस समय कई कोविड-19 के टाइम पे आफ्टर कोविड जब फिर से स्थितियाँ सामान्य होने लगी थी, तो कई जो गाड़ी बेचने वाले जो डीलर्स हैं या और हैं, उन्होंने पता है ऐसी-ऐसी स्कीम्स निकाल दी थी कि आप आज गाड़ी खरीदो और 1 साल के बाद आपकी ईएमआई शुरू होगी। तो कहीं न कहीं जो ये ऋण देने के जो तरीके हैं, वो कंज़्यूमर क्रेडिट के अंदर आते हैं। और अगर कंज़्यूमर को या ग्रामीण उपभोक्ता को क्रेडिट मिलता है, तो वो अपना जो जो वस्तुएँ वो एक समय खरीदने की नहीं सोचता कि भई इसको नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये बहुत महँगा है, उसको भी परचेज़ कर लेता है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की नीति। अब सरकार की नीति में देखो केंद्र और राज्य सरकार अलग-अलग उपभोक्ताओं के हिसाब से अपनी नीतियाँ बनाते हैं और उनका प्रभाव उनके ऊपर अच्छा खासा पड़ता है। या अगर सरकार ज़्यादा टैक्स लगाएगी, तो लोगों के पास खर्चे के लिए पैसे कम बचेंगे। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं किसी व्यक्ति की इनकम ₹100 है और सरकार कहती है कि ₹20 उसको टैक्स के रूप में देना है, तो उसके पास खर्चा करने के लिए कितने बचेंगे? केवल ₹80। ठीक है? लेकिन वहीं मैं कहता हूँ कि ₹100 है और सरकार ने टैक्स बढ़ा के कर दिया ₹30, ₹30 सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, तो अब उसके पास खर्चा करने के लिए केवल ₹70 बचेंगे। तो अगर सरकार टैक्स बढ़ा दे, तो खर्चा करने के लिए लोगों के पास कम पैसा हो जाता है, जिससे वो अपने जो वस्तुएँ हैं, वो नहीं खरीद पाएँगे, जो उनको खरीदना खरीदना वो जो चाहते हैं, पूरी वस्तुएँ नहीं खरीद पाएँगे और इसकी वजह से डिमांड कम हो जाती है। ठीक है? इसको फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं, राजकोषीय नीति। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी भी बोलते हैं। ठीक है? चलिए, तो उपभोक्ता के खर्च को मतलब कम करने के लिए या कम आय के साथ रह जाएँगे अगर सरकार ज़्यादा टैक्स बढ़ाएगी या अगर जो सब्सिडी वगैरह देती है सरकार और सब्सिडी ना दे, तो उनके खर्चे ऑटोमैटिकली बढ़ जाएँगे। तो उस हिसाब से फिर वो जो खर्च करना चाहते हैं, चाहे वो ड्यूरेबल्स पे करें या नॉन ड्यूरेबल्स पे करें, टिकाऊ पे करें या जो टिकाऊ वस्तु टिकाऊ नहीं है उस पे करें, तो भी खर्चे उनके पास पैसा कम ही बचेगा। ठीक है? नेक्स्ट आगे चलते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस पे। तो इकोनॉमिक कंडीशंस पे आर्थिक जो स्थितियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। अगर आर्थिक स्थितियाँ अनुकूल हैं, तो आराम से जो उपभोक्ता है, वो अपना खर्च बढ़ा सकता है। लेकिन अगर मान लो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है, जैसे अभी पाकिस्तान में चल रहा है, ठीक है? पाकिस्तान में चल रहा है, श्रीलंका में चल रहा है और पहले बहुत से देशों में हो चुका है, जिसको कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति यानी महँगाई, आम भाषा में इसको क्या कहते हैं? महँगाई कहते हैं। अब मान लो महँगाई ज़्यादा बढ़ जाए, तो लोग वस्तुएँ कम खरीदनी शुरू कर देंगे। अगर महँगाई कम हो जाए, चीज़ें सस्ती मिलने लग जाएँ, तो लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं। ठीक है? तो ये खरीद व्यवहार को काफ़ी मजबूर करती है और ये जितने भी रूरल कंज़्यूमर्स हैं, उनके बिहेवियर के अंदर चेंजेस लाते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस। इसके अलावा डिस्क्रिशनरी और डिस्पोजेबल इनकम विवेकाधीन और प्रयोज्य आय। ये कौन-सी आय है? जो मतलब भोजन, वस्त्र, आश्रय हर चीज़ को जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान, इनको पूरा करने के बाद रोटी, कपड़ा और मकान, ये वस्तुएँ जब पूरी हो जाती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान जब ये डिमांड पूरी हो जाती है, तो उनके बाद भी अगर कोई पैसा किसी व्यक्ति के पास बचता है, तो उसे हम क्या कहते हैं डिस्क्रिशनरी या फिर डिस्पोजेबल इनकम। तो विवेकाधीन जो आय होती है, उसमें अगर इंक्रीज़ होता है, मान लो ज़्यादा पैसे बचने लग जाएँ, तो उपभोक्ता अपनी डिमांड्स को बढ़ाना शुरू कर देता है। जो कंज़्यूमर है, वो नए प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू कर देगा, जैसे इन्वर्टर, कूलर, टीवी, फ़ोन, बाइक, फर्नीचर, क्रॉकरी आदि ये सब प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू कर देगा। इसीलिए जो डिस्क्रिशनरी इनकम है रूरल कंज़्यूमर्स के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे हो, ठीक है?
वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पे जाके जितने अदर सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस डल रही हैं वो भी जरूर देखा करो। ठीक है। एनवायरनमेंट, हरियाणा इकोनॉमी, इंश्योरेंस, सब हर एक टॉपिक कंप्लीट होगा आपके एग्जाम से पहले। बस थोड़ा सा विश्वास चाहिए मुझे। अगर आप लोग मुझ पे विश्वास कर रहे हैं तो मैं आपको हर एक चीजें कंप्लीट करा के दूंगा। बाय इफ एंड बट कैसे भी आपको वो चीजें कंप्लीट मिलेंगी। ठीक है। आय का स्तर, पर्सनल डिटर्मिनेंट्स। अब पर्सनल डिटर्मिनेंट्स में क्या आ गया, बिल्कुल पर्सनली बात कर रहे हैं। जो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट था वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा डिटर्मिनेंट यानी दूसरा निर्धारक, व्यक्तिगत निर्धारक, ये निर्धारक नंबर 2 है। इसके अंदर पर्सनल है। पर्सनल लेवल पे जो व्यक्ति की इनकम है, देखो अभी हम इनकम के बारे में पढ़ के आए थे, तभी मैंने इन पर्सनल डिटर्मिनेंट्स यहाँ ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि हम अभी भी वही उन्हीं चीजों को बार बार समझ रहे हैं। लाइफस्टाइल, जीवन शैली कैसी है, जो व्यक्ति अपनी लाइफस्टाइल जीता है, जीवन शैली जीता है, वो किस प्रकार जीता है। ठीक है। पैसा खर्च करता है, अगर ज्यादा पैसा खर्च करता है तो उसकी लाइफस्टाइल ज्यादा बेटर रिफ्लेक्ट होती है औरों की नजर में। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसकी लाइफस्टाइल अच्छी होती है। ठीक है। लेकिन लोगों की नजर में उसकी लाइफस्टाइल अच्छी है अगर वो ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है। इसी चीजों में, आय में, जीवन शैली में, इन सभी को ध्यान में रखते हुए कुछ जो मार्केटर्स हैं वो भी इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं ताकि वो कंज्यूमर बिहेवियर को, उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में समझें और भविष्यवाणी करने में या जो प्रिडिक्ट करना चाहते हैं फ्यूचर में या जो प्रॉफिट कमाना वो चाहते हैं वो कमा सके। पर्सनल डिटर्मिनेंट्स में 3 आते हैं। एज यानी आयु, एजुकेशन यानी शिक्षा, और रोल एंड स्टेटस यानी आपका, आपकी जो भूमिका है या जो आपका लेवल है वो चीज है। ठीक है। भूमिका और लेवल। तो पहला जो डिटर्मिनेंट है, पर्सनल डिटर्मिनेंट के अंदर पहला फैक्टर है एज। एज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। एज के हिसाब से आजकल बहुत सी चीजें बदल रही है एज के अकॉर्डिंग। देखो पहले क्या होता था, गांव के में, गांव में पहले क्या होता था कि जो पुरुष है, मेल्स हैं, उनकी ज्यादा चलती थी। ठीक है। मेल्स ज्यादातर डिसीजन लेते थे और उनकी एज ऑलमोस्ट 35 या 40 प्लस ही होती थी। जो 35-40 की एज क्रॉस कर चुके हैं वो पारिवारिक डिसीजन ज्यादा लेते थे। तो कहीं ना कहीं जो बाजार के विपणक हैं या कह लो मार्केटर्स हैं, उनको भी पता था कि हमें किस सेक्टर में ज्यादा फोकस करना है। तो या किस किस एज ग्रुप पे ज्यादा फोकस करना है। एज ग्रुप बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है। हमारे YouTube पे भी ना, हम क्या होता है कि एक फीचर होता है जिसमें कहते हैं कि भाई, वो YouTube आपको रिसर्च करके बताता है कि आपकी वीडियोस देखने वाले जो व्यक्ति हैं उनका एज ग्रुप क्या है, किस उम्र के व्यक्ति आपकी वीडियोस को ज्यादा पसंद करते हैं। और ये मेरे साथ नहीं, सभी के, हर किसी यूट्यूबर की वीडियो के साथ होता है। तो एज कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ये भी एक मार्केटिंग का एक टूल है। उम्र में बदलाव के साथ व्यक्ति की जो जरूरतें होती हैं वो भी बदल जाती हैं। एक जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा है, उस बच्चे को नॉर्मली छोटा मोटा खाने पीने की चीजें वगैरह चाहिए। ठीक है। चिप्स खा लेगा, कुरकुरे खा लेगा, फ्रूटी पी लेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी डिमांड्स बढ़ने लगती हैं। तो उम्र के साथ साथ उसकी जरूरतें बदल जाती हैं। बच्चों की आवश्यकताएं, जो बच्चे हैं उनकी आवश्यकताएं किशोरों से, जो एडल्ट्स हैं या टीनेजर्स हैं, उनसे अलग होती है। किशोर और वयस्कों से, टीनेजर्स और एडल्ट से काफी अलग होती है उनकी सोच। पिछले कुछ वर्षों में जितनी साक्षरता का जो लेवल बढ़ा है, एजुकेशन के जो लेवल में इंक्रीज हुआ है, उसकी वजह से जो कृषि आय में काफी इंक्रीमेंट हुआ है। नए नए ब्रांडों में काफी, ब्रांड्स के बारे में काफी जागरूकता आई है लोगों के में। और दृष्टिकोण में, जीवन शैली में काफी प्राथमिकताएं, जो उनकी प्राथमिकताएं थी पहले कि हमें पहले ये करना है फिर ये करना है, जो प्राथमिकताएं थी वो बदल रही है। ग्रामीण विपणन को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है इस चीज से। और ट्रेडिशनली जो परंपरागत रूप से अगर हम बात करें तो प्रचारों से अभियान, मतलब आजकल जो प्रचार है उनको माताओं पे फोकस कर रहे थे पहले, पहले मेल्स पे फिर माताओं पे आए। और अब जो है ना, ग्रामीण युवाओं पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है।
युवाओं पे फोकस क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आज के जो बच्चे हैं ना, वो कहीं ना कहीं जिद करके अपनी बात मनवा ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि विकासशील ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार के खरीद के निर्णय युवा पीढ़ी का दबदबा अब होता जा रहा है। अब ज्यादातर जो चीज है ना, युवा लोग खरीद रहे हैं। एजुकेशन और शिक्षा की बात करते हैं तो एजुकेशन भी एक क्षितिज के रूप में काम करती है, होराइजन के रूप में काम करती है पर्सन के। कम पढ़े लिखे व्यक्तियों के केसेस में जो शिक्षित लोग हैं, वो विज्ञापनों को ज्यादा देखते हैं, उनकी तरफ उनका जो रुझान है वो ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा इंक्लाइनेशन किसकी तरफ होता है? जो एजुकेटेड पीपल होते हैं ना, वो उनका इंक्लाइनेशन एडवर्टाइजमेंट की तरफ ज्यादा होता है। आवश्यकताएं जो है या आदतें हैं, कह लो, जो आवश्यकताएं हैं, आदतें हैं, जो क्रय प्रेरणाएं हैं, ये सब हर चीज एक तरीके से नॉलेज वगैरह, ज्ञान, हर चीज, जागरूकता, जो डिसीजन या जितने भी चीजें लिखी हुई है, शिक्षा, शक्ति, क्रय वरीयताएं, प्रेरणाएं, आदतें, आवश्यकताएं, ये सब कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर को की वजह से प्रभावित होती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलके बहुत सारी जो पॉपुलेशन है ना, हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है भाई, उनके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स भी चलाती है। ठीक है, बहुत सारी योजनाएं उनके लिए चलाई जाती हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का स्तर बढ़े, आय का स्तर बढ़े, और खपत यानी कंजम्पशन लेवल भी बढ़े। और ये बढ़ भी रहा है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बढ़ नहीं रहा है, ये बढ़ भी रहा है। आज के समय हम बात करें तो रूरल जो मार्केट है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन गया है? क्योंकि यहाँ पे एक तो पॉपुलेशन ज्यादा, ऊपर से अब लोगों का जो एजुकेशन लेवल है वो बढ़ गया है, इनकम लेवल है वो बढ़ गया है। ठीक है, और प्रतिदिन उनकी आय में वृद्धि हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सभी के सभी फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं रूरल कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। नेक्स्ट आता है भूमिका और स्थिति, रोल एंड स्टेटस। रोल एंड स्टेटस मतलब आपकी क्या भूमिका है? भूमिका समूह में सदस्य के रूप में होती है, अपेक्षित व्यवहार को मतलब संदर्भित करती है। एक इंडिविजुअली, एक मेंबर, एक ग्रुप में, एक एज अ मेंबर, आपका क्या रोल है, आप उसमें क्या कर रहे हैं, आपकी स्थिति क्या है, आपका स्टेटस क्या है। ठीक है, आपकी स्थिति क्या है इंडिविजुअली, आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं, आपकी क्या उपलब्धियां हैं। इन आपकी उपलब्धियां आपकी स्थिति बताती हैं। और किसी ग्रुप में आप जब जुड़ते हो तो आपका उस ग्रुप में क्या रोल है, आप उस ग्रुप में क्यों है। ठीक है, आप उस ग्रुप में क्यों है, वाई। तो ये जो सवाल है, यही आपके रोल और स्टेटस को डिसाइड करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिका और स्थिति को परिभाषित करने के लिए इनके अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती क्या? जाति, कास्ट। ठीक है, कास्ट बहुत ही ज्यादा एक मतलब इनिशियल रोल प्ले करती है रोल और स्टेटस के बीच में। अब रोल और स्टेटस के बीच में देखो, मैं ऐसी टिप्पणी व्यक्तिगत तौर पे नहीं करना चाहता, बुक्स में लिखा हुआ था, नोट्स में था, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, व्यक्तिगत तौर पे मैं ये टिप्पणी नहीं करना चाहता किसी। जो उच्च जाति के लोग हैं, उनके बीच में क्या होता है कि जो उच्च जाति के लोग हैं, वो काफी मतलब निम्न जाति के लोगों से कहीं उच्च स्थिति का आनंद लेते हैं। अगर हम पर्सनली सोशल ऑर्डर की बात करें, तो आज भी आपको बहुत से गांव में एक ऐसी स्थिति मिल जाएगी जहां पे कास्ट वाइज लोगों का डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने अपनी कभी लाइफ में नहीं देखा हो या कहीं नहीं हो, सोशली ये आपको नॉर्मली अपने आसपास देखने को मिल जाएगा। ठीक है, गुजरात का एक केस था, आज से 4 5 6 साल पहले की बात है। अब अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 years बैक, जो ज्यादा पीछे की बात नहीं है, 2018-19 की बात है। तो गुजरात में एक बच्चा था निम्न जाति से, और उस बच्चे ने अपने पैर में
चमड़े के जूते पहन लिए थे, जुत्ती बोलते हैं ना जिसको अपने, जुत्ती, तो वो जुत्ती पहनने की वजह से उसको मार दिया था। ठीक है, उच्च जाति के कुछ लड़कों ने मिलके उसको जूते पहनने के ऊपर मार दिया था। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही खत्म हो गया, ये हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करना अपनी क्लास के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इस स्थिति से। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च स्थिति वाले जो लोग होते हैं, खरीदारी का ठोस निर्णय लेते हैं, उनको पता होता है क्या लेना है, और तर्क संगत वो सलाह भी देते हैं कि क्या चीज सही है क्या गलत है। ठीक है, वे टिकाऊ जो उत्पाद होते हैं उनके बारे में, उपयोगों में अधिक जागरूक होते हैं, और ऐसा लगता है कि उनकी खरीद के निर्णयों का दूसरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो चीजें ज्यादातर उच्च जाति के लोग खरीदते हैं, उसी ट्रेंड को फॉलो करके जो नॉर्मल कास्ट हैं या फिर निम्न जाति हैं, वो भी उसी चीज को खरीदने की कोशिश करती है। ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं वो जिद मान के अपना इक्वालिटी स्टेटस दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो जो मार्केटर्स होते हैं वो जानबूझ के उच्च जातियों के ऊपर फोकस करते हैं, जिससे निम्न जाति भी उनकी कंज्यूमर बन जाए। जो पुरानी ग्रामीण महिलाएं होती थी, अर्लियर जो रूरल वुमेन्स है, वो अपने घरों में ही रहती थी। ठीक है, उनको ज्यादा समाज वगैरह की ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो वो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाती थी। लेकिन अब रूरल वुमेन्स की स्थिति काफी बदल चुकी है। अब वो भी एजुकेटेड है, शिक्षित है। ठीक है, बाजार में से काफी प्रोडक्ट्स वगैरह खुद खरीदते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, फास्ट मूवेबल कंज्यूमर कंज्यूमर गुड्स, ये अब काफी ये खरीदते हैं। टिकाऊ वस्तुएं भी मतलब जो टिकाऊ वस्तुएं हैं, जो लंबे समय तक चलने वाली हैं, कहीं ना कहीं वो आज भी फैमिली के हाथ में है डिसीजंस। लेकिन काफी हद तक जो एजुकेटेड वुमेन्स हैं, वो गांव की वो चीजें काफी खरीदारी वगैरह करने लग गई हैं, और महिलाएं भी आज सशक्त हो चुकी हैं अपने खरीद व्यवहार के अंदर। और इसीलिए विपणक जो व्यवहार है महिलाओं के ऊपर भी ज्यादा फोकस रखता है। ठीक है, और ये सारी चीजें आज के समय अगर हम बात करें तो ये अर्बन बिहेवियर को भी टच कर रहा है। जो रूरल लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, आज कहीं ना कहीं अर्बन लोगों यानी शहरी लोगों से कम नहीं रहे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो होती है कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, टेस्ट पोर्टल पे जाओ, टेस्ट ट्राई करो, देखो कैसा टेस्ट वगैरह है, अच्छा लगे तो परचेज करो, और परचेज करने के बाद मैसेज करना मुझे 9034145146 के ऊपर। ठीक है, कि सर मैंने परचेज कर लिया है, ये मैसेज करना स्पेशली। ओके जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।